नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी आपको के साथ फिर से मुखातिब हूँ। पिछले हमारी जो मुलाकात थी उसमें हमने चर्चा की थी सीपीसी की धारा 16 से लेकर के 20 तक। इसमें आपसे चर्चा के दौरान मैंने ये स्पष्ट किया था कि एक सिविल सूट किस स्थान के न्यायालय पे दायर किया जाएगा, उसके क्या नियम है। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको ठीक से समझा होगा। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि स्थान तय हो जाने के बाद, जैसे तय हो गया कि बिलासपुर, रायपुर या अंबिकापुर किस स्थान के न्यायालय में आपको वाद दायर करना है, ये आपने धारा 16 से लेकर के 20 तक के प्रावधानों के अंतर्गत ये तय कर लिया कि आपका मामला किस स्थान के न्यायालय पर चलेगा। अब स्थान तय हो जाने के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जिला स्तरीय जो न्यायालय है, जिला स्तर का जो न्यायालय है, उसमें बहुत सारे कोर्ट हैं, बहुत सारे न्यायालय हैं जिन्हें विभिन्न मामलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त। अब वहाँ पर आपको ये देखना है कि उस स्थान के किस न्यायालय में आपको वाद पत्र अपना मामला दायर करना है। तो ये अब कैसे तय होगा कि किस न्यायालय, उस स्थान के किस न्यायालय, मान लीजिए बिलासपुर जिले का न्यायालय है जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जिला जज के न्यायालय और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ये सभी जिला स्तरीय जो न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उसके अंतर्गत आते हैं। अब आपको वहाँ जाके ये तय करना है कि आप जो मुकदमा लेकर के आए हैं, जो आप वाद पत्र तैयार किए हैं, जो वाद आप दायर करना चाहते हैं, वो किस न्यायालय में, जिला जज के किस न्यायालय में या जिला स्तर के किस न्यायालय में, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किस न्यायालय को इस मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार है। तो इसके संबंध में मेरा एक आपसे निवेदन है कि हर जिला का जो जिला स्तरीय जिला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, इसका जो कार्यालय होता है, वो अपने जिले के जितने भी व्यवहार न्यायालय हैं या जिला जज के न्यायालय हैं, उनका कार्य विभाजन करता है एक अधिसूचना निकाल कर। उस कार्य विभाजन की जो सूचना निकलती है, जो अधिसूचना जारी होती है, जैसे मेरे को मालूम है, मेरे सामने है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के द्वारा कार्य विभाजन की एक सूचना जारी की गई थी दिनांक 4/6/2024। इसी प्रकार हर जिले का जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, वो अपने अधीनस्थ जो कार्य करने वाले न्यायालय हैं, उन न्यायालयों का कार्य विभाजन करता है कि उन्हें किस मूल्य के मामलों को, सिविल मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार है। तो उस अधिसूचना का आपको अध्ययन करना होगा। देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है पहले और आज में। पहले जिला स्तर के जो न्यायालय होते थे, उनको जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कहा जाता था। जिला स्तर का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो होता था जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। जब वो सिविल मामलों को सुनता है तो जिला न्यायाधीश कहलाता है, जब वो आपराधिक मामलों को सुनता है तो वो सत्र न्यायालय का सत्र न्यायाधीश कहलाता है। लेकिन अभी उनके पदनाम में थोड़ा संशोधन हुआ है। अब पहले जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाते थे, आजकल वो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। और पहले जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाते थे, आजकल वो जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। ठीक। तो पुराने समय का जो पदनाम था एडीजे का, अब वो डिस्ट्रिक्ट जज का हो गया है। और पुराने समय में जो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते थे, अब वो कहलाते हैं प्रधान जिला न्यायाधीश। तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, जिला जज के न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय, पहले उनको व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कहा जाता था, आजकल व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी सीनियर डिवीजन और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 को आजकल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जूनियर डिवीजन कहा जाने लगा है।
तो ऐसे न्यायालयों का वो क्षेत्राधिकार या कार्य विभाजन जो है वो तय करता है कौन? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय या माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो होते हैं वो अधिसूचना जारी करके अपने अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने की जो अधिसूचना जारी होती है उसमें यह बताया जाता है कि किस सिविल कोर्ट को, जैसे व्यवहार न्यायाधीश सीनियर डिवीजन है या व्यवहार न्यायाधीश जूनियर डिवीजन है या जिला जजों के जो न्यायालय हैं वो और प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय, इन्हें किस सीमा तक के मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार होगा, है ना। जैसे मेरे सामने भी है कि भाई बिलासपुर में जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है ना, वो सिविल मामलों में 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई करता है। 1 करोड़ से नीचे के जो मामले होते हैं, है ना, जिसको आप मान लें कि मान लो 90 लाख का मामला है, 80 लाख का, 60 लाख का, 50 लाख का, 40 लाख का, तो वो नीचे के जो जिला न्यायाधीशों के न्यायालय हैं, है ना, उन न्यायालयों के द्वारा कार्य विभाजन के आधार पर सुने जाते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो व्यवहार न्यायाधीश सीनियर डिवीजन का जो कोर्ट है ना, व्यवहार न्यायाधीश सीनियर डिवीजन और व्यवहार न्यायाधीश जूनियर डिवीजन, इनके जो क्षेत्राधिकार है वो भी निर्धारित है ना। कहा गया है कि व्यवहार न्यायाधीश जो सीनियर डिवीजन होगा, है ना, उसे 10 लाख तक के मामलों को सुनने का अधिकार होगा और व्यवहार न्यायाधीश जो जूनियर डिवीजन है उसे 5 लाख तक के मामलों को सुनने का अधिकार होगा। लेकिन उसमें भी कार्य विभाजन अलग अलग किया गया है। कुछ व्यवहार न्यायालयों को जो कनिष्ठ श्रेणी के हैं, है ना, सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो कुछ कोर्ट हैं उनको 1 रुपए से लेकर के 1.5 लाख तक के मामलों को सुनने का अधिकार है। कुछ को 1.5 लाख से ऊपर किंतु 3 लाख तक के मामलों को सुनने का अधिकार है। कुछ को 3 लाख से ऊपर किंतु 5 लाख तक के 4.5 लाख तक के मामलों को सुनने का अधिकार है। इसी प्रकार से जो आपके सिविल जज जो सीनियर डिवीजन है उनको 5 लाख से ऊपर के मामलों को और 10 लाख तक के मामलों को सुनने का अधिकार है ना। और इस प्रकार से उनका अलग अलग जो व्यवहार न्यायालय हैं सीनियर डिवीजन व्यवहार न्यायाधीशों के, उनको अलग अलग कार्य विभाजन किया गया है। उसी प्रकार से प्रधान जिला न्यायाधीश के अंतर्गत लगभग, मैं जैसे जानता हूँ बिलासपुर में लगभग 10 जिला जजों के अदालतें हैं, है ना। इन 10 जिला जजों को आप देखेंगे कि 10 लाख से ऊपर के जितने मामले हैं, है ना, इन मामलों को लेकर के 1 करोड़ तक के मामलों को सुनने का अधिकार क्षेत्राधिकार दिया गया है। और ये कहा गया है कि 1 करोड़ से ऊपर का जो मामला होगा उसे प्रधान जिला न्यायाधीश सुनेगा। तो ये जो कार्य विभाजन है, इस कार्य विभाजन की अधिसूचना को आप पढ़िए और पढ़ करके ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जो वाद पत्र है वो किस न्यायालय में, है ना, जिला स्तर का जो न्यायालय है उसके किस न्यायालय में उसको आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है। अब ये तय हो गया कि भाई किस स्थान पर आपको किस स्थान के न्यायालय में आपको वाद पत्र प्रस्तुत करना है। उसके बाद इस अधिसूचना के आधार पर, है ना, आपके जिले में जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जो कार्यालय है वो जो अधिसूचना जारी करता है और जो कार्य विभाजन करता है ना, उस कार्य विभाजन की अधिसूचना का अध्ययन करें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके मामले का जो वाद मूल्य है, जो आपने वाद मूल्य निर्धारित किया है अपने मामले का, जैसे अचल संपत्ति है ना, और ये अचल संपत्ति जिसका लिए आप वाद पत्र ला रहे हैं, इसके लिए आप मुकदमा ला रहे हैं, उसका मूल्यांकन जो है 10 लाख रुपए का है ना, या 10 लाख से नीचे का है, 8 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो निश्चित रूप से अधिसूचना के मुताबिक ये व्यवहार न्यायाधीश जो सीनियर डिवीजन है ना, सिविल जज सीनियर डिवीजन के किसी अदालत में इस वाद पत्र को प्रस्तुत करना होगा। अब मान लो 50 लाख 60 लाख का मामला है तो जिला जज के न्यायालय में जाएगा। यदि मामला 1 करोड़ से ऊपर का है तो प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जाएगा, है ना। यदि मामला 20,000 25,000 40,000 50,000 1 लाख तक का है, 1 रुपए से लेकर के, है ना, ऊपर का मामला है लेकिन 5 लाख तक से नीचे का है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किसी न किसी व्यवहार न्यायालय जो जूनियर डिवीजन का है, जिसको पूरा पर पहले सिविल जज क्लास 2 कहते थे, है ना, उसकी अदालत में जाएगा। तो जब इस प्रकार से आप तय कर लेंगे, क्षेत्राधिकार आपका तय हो जाएगा, तो फिर आपको उस वाद पत्र को उस संबंधित न्यायालय के जो संबंधित अधिकारी हैं उसके सामने प्रस्तुत करना होगा। ये भी आप जान लीजिए कि जब वाद पत्र को आप प्रस्तुत करेंगे तो वो 2 प्रतियों में प्रस्तुत होगा, 1 प्रति में नहीं होगा, है ना। जो प्लेंट होगा, प्लेंट मस्ट बी इन डुप्लीकेट, उसको 2 प्रतियों में आपको न्यायालय में
विहित तौर से उसके निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके अलावा एक बात और है कि यदि वाद पत्र को पक्षकार प्रस्तुत कर रहा है तो पक्षकार के हस्ताक्षर होंगे, पक्षकार के तरफ से अधिवक्ता प्रस्तुत कर रहा है तो उस अधिवक्ता के हस्ताक्षर होंगे। यदि किसी कंपनी, किसी संस्थान, किसी संगठन की तरफ से कोई मामला लाया जा रहा है और उसमें या तो पक्षकार की तरफ से, संगठन या संस्था की ओर से जो वकील नियुक्त किया गया है वो हस्ताक्षर करेगा, या उस वाद पत्र पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जिसे उस संस्थान ने, उस कंपनी ने, उस संगठन ने वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाद पत्र की प्रस्तुति हुई। अब इसमें वाद पत्र की प्रस्तुति के पहले आपको जो बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए आपको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ऑर्डर 6 बताता है कि प्लीडिंग क्या है। प्लीडिंग जनरल, साधारण अभिवचन, उसका शीर्षक ही है प्लीडिंग जनरल। मतलब प्लीडिंग का मतलब होता है अभिवचन, अभिवचन का मतलब होता है वाद दायर करना और प्रतिवाद करना। मतलब प्लीडिंग, द वर्ड प्लीडिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली द प्लेंट बट द रिटर्न स्टेटमेंट टू। वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र दोनों ही अभिवचन की परिभाषा में आते हैं। इसके संबंध में ऑर्डर 6 में बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, इसको भी सुन लें। ऑर्डर 6 कहता है कि वाद पत्र में या प्रतिवाद पत्र में, अभिवचन में, जिसको अपन मूलतः कहें अभिवचन, संयुक्त तौर से अपन उसको क्या बोलेंगे, अभिवचन। अभिवचन में वाद पत्र भी शामिल है, प्रतिवाद पत्र भी शामिल है। तो अभिवचन में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अभिवचन में एक, या वाद पत्र में या प्रतिवाद पत्र में, वाद पत्र प्रस्तुत करने वाले या प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने वाले को वाद से संबंधित तथ्यों का ही उल्लेख करना चाहिए, मुकदमे से संबंधित तथ्यों का ही उल्लेख करना चाहिए। उसमें कानून का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। कानून कौन सा उसमें लागू होगा, कौन सी विधि उसमें लागू होगी, ये अदालत तय करेगी, है ना। ये वाद पत्र प्रस्तुत करने वाला या प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति तय नहीं करेगा, पक्षकार तय नहीं करेगा। उसमें सिर्फ उसे उन बातों का ही वर्णन करना चाहिए, उन तथ्यों को ही बताना चाहिए जिन तथ्यों पर उसका वाद या प्रतिवाद जो है वो स्थापित हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात जो ऑर्डर 6 कहती है वो ये कि वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र में या अभिवचन में सार गर्भित तथ्यों का ही, सब्सटेंशियल फैक्ट का ही वर्णन होना चाहिए। उसमें बेकार की अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपका वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र संक्षिप्त हो लेकिन सटीक हो। कहा गया है कि प्लीडिंग मस्ट बी इन कंसाइज बट प्रिसाइज फॉर्म। इट मस्ट बी कंसाइजली बट प्रिसाइजली। इसे संक्षिप्त तो होना चाहिए, है ना, अनावश्यक इसको एलैबोरेटली डिस्कस नहीं करना चाहिए तथ्यों को, लेकिन उसमें सटीकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। मैंने पिछले अपनी चर्चा के दौरान आपको कहा था कि वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र को पढ़ते ही पता चल जाता है कि एक वकील ने उसने उसको तैयार करने में कितनी मेहनत की है, और वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र के द्वारा ही आपके मुकदमे की दिशा तय हो जाती है। तो वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र में सार गर्भित तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ मुकदमे के तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, उसमें कानून का उल्लेख नहीं होना चाहिए। उसे स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, लेकिन संक्षिप्त में होना चाहिए। और आगे एक बात जो है महत्वपूर्ण ये है कि तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वो तथ्य जो आपके मामले के हैं कि किन तथ्यों के आधार पर आपके बीच में विवाद शुरू हुआ है या विवाद का कारण बताने वाले जो तथ्य हैं वो तथ्य होते हैं। इसको आप विवादग्रस्त तथ्य कहते हैं। और दूसरे तथ्य वे होते हैं, इसको अपन साक्ष्य तथ्य बोलते हैं, है ना, एविडेंस फैक्ट। ये साक्ष्य तथ्य जो है वो विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के काम आते हैं, है ना। यदि वादी के द्वारा कोई वाद दायर किया गया है और उसने कोई तथ्य का उल्लेख किया है अपने पक्ष में और प्रतिवादी के विपक्ष में, तो ये तथ्य हैं, मुकदमे के तथ्य हैं। लेकिन इन तथ्यों को न्यायालय में वादी जिन तथ्यों की मदद से साबित करेगा वो साक्ष्य तथ्य, इसको बोलते हैं एविडेंस फैक्ट। तो आपको वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र में ये साक्ष्य तथ्यों का उल्लेख नहीं करना है। आपको किनका उल्लेख करना है,
सिर्फ मुकदमे से संबंधित तथ्यों का, है ना। उसलिए कहा गया है कि वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र में फैक्टा प्रोबेंडा होना चाहिए, फैक्टा प्रोबेंसिया नहीं होना चाहिए, है ना। यानी आपको साक्ष्य तथ्य का उल्लेख नहीं करना है, आपको मुकदमे के तथ्यों का उल्लेख करना है। ये इतनी जो बातें हैं ये आर्डर 6 के मुताबिक हैं, और ये वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र को तैयार करते समय पक्षकार को या पक्षकार के अधिवक्ता को निश्चित रूप से अपने ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अब आप चूंकि वाद पत्र पर अपनी बात हो रही है, वाद दायर करने पर बात हो रही है, तो आर्डर 7 भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्डर 7 ये बताता है कि एक वाद पत्र में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो नंबर 1, सबसे पहले तो आपके वाद पत्र में न्यायालय का नाम होना चाहिए कि जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आपका वाद आ रहा है, और जिस न्यायालय को आप ये प्रार्थना पत्र, ये वाद पत्र जिस न्यायालय को एड्रेस करके आप जमा कर रहे हैं, जिस न्यायालय के ऑफिस में, कार्यालय में जमा कर रहे हैं उस वाद की सुनवाई के लिए, उस न्यायालय का नाम सबसे पहले लिखा होना चाहिए। जैसे श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बिलासपुर, ये इस प्रकार का, है ना। तो न्यायालय का नाम लिखें। उसके बाद वादी का नाम, वादी का पता, वादी का निवास स्थान, वादी का पता, वादी का नाम, ये होना चाहिए। तीसरा, उसके बाद प्रतिवादी का नाम, उसका पता, है ना, उसके बारे में विवरण। उसके बाद वाद के जो तथ्य हैं, वाद की विषय वस्तु है, उसका विवरण। जैसे कोई अचल संपत्ति संबंधित वाद है तो उस वाद की विषय वस्तु अचल संपत्ति होगी, तो अचल संपत्ति कहाँ स्थित है ना, उसके बारे में उसका डिटेल, ताकि उसको पढ़ते ही पता चल जाए कि वो संपत्ति कौन सी है जिस पर ये वाद पत्र लाया जा रहा है। उसके बाद यदि आप प्रतिनिधि के रूप में वाद ला रहे हैं तो उसका अपने हित को बताइए कि आप किस हैसियत से, किस प्रतिनिधिक हैसियत से वाद ला रहे हैं। फिर काज ऑफ एक्शन का वर्णन होना चाहिए कि वाद कारण क्या है, किस कारण से इस वाद को लाने की आवश्यकता पड़ी, वाद कारण क्या है। उसमें प्रतिवादी का क्या दायित्व है, प्रतिवादी किस तरह से आपके पक्ष में या आपके फेवर में उसको आपको अनुतोष देने के लिए, उपचार के लिए बाध्य है। ठीक है। इसके बाद आपका नंबर आएगा कि आपका यदि आपका वाद पत्र जो है वो आप वाद जो दायर कर रहे हैं यदि टाइम बार्ड है, समय सीमा से बाधित है, और आप उस वाद पत्र को किसी छूट के अंतर्गत प्रस्तुत करना चाहते हैं, भाई इस कानून के अंतर्गत या इस नियम के अंतर्गत टाइम बार्ड होने के बावजूद भी आपको वाद दायर करने का, वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है, तो उसका वर्णन होना चाहिए। फिर आप क्या अनुतोष चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी है ना यू विश थ्रू दिस प्लेंट, कौन सा उपचार या अनुतोष आप प्रतिवादी से इस वाद पत्र के या वाद के माध्यम से पाना चाहते हैं, इसका वर्णन होना चाहिए। फिर चूंकि न्याय शुल्क लगेगा, कोर्ट फीस लगेगी, है ना, तो कोर्ट फीस का निर्धारण करने के लिए और न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए कि भाई ये मामला आपके न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, आपको सुनने का अधिकार है, और इसमें इतना कोर्ट फीस मैंने लगाया है जो नियम के अनुसार है। कोर्ट फीस एक्ट है 1870। उसके अलावा स्टेट के जो उसके साथ सिविल कोर्ट रूल्स हैं, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में सिविल कोर्ट रूल्स है 1961 का। उसके अलावा भी समय समय पर हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जो आदेश होते हैं, उनके परिपालन में आप जो न्याय शुल्क उसमें लगाएंगे, जो कोर्ट फीस लगाएंगे, उस कोर्ट फीस का निर्धारण करने के लिए पहली बात तो क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने के लिए, और दूसरा कोर्ट फीस के निर्धारण के लिए आपको उस वाद पत्र में ये बताना पड़ेगा कि आपके वाद का वाद मूल्य क्या है। जैसे आप 10 लाख रुपए की वसूली के लिए वाद पत्र ला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा भाई 10 लाख रुपए में कर्जा लिया था ब्याज सहित, ये 12 लाख रुपए हो रहा है या 10 लाख रुपए हो रहा है, इसकी वसूली के लिए मैं वाद पत्र लाई, मेरा वाद का मूल्य है। अब इसी के आधार पर आपको सुनने का भी क्षेत्राधिकार है, और मैं इसी के आधार पर एक कोर्ट फीस जो है इसमें जमा कर रहा हूँ, है ना। ये इतनी बातें जो है वो आपके वाद पत्र में होनी चाहिए। उसके अलावा एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये जो कि कहा गया है कि वाद पत्र का सत्यापन होगा और वाद पत्र शपथ पर प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। किस पर प्रस्तुत किया जाएगा? शपथ पर। शपथ पर इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि बाद में किसी प्रकार की उसमें विसंगति ना हो, बाद में किसी प्रकार का ये कहने का मौका न पक्षकार को नहीं मिलता कि उसने जो कुछ भी कहा था उसमें उसकी जानकारी नहीं थी या उसने गलती में ऐसा कह दिया था। इसलिए जो सत्यापन होता है और सत्यापन किया जाता है, और सत्यापन के साथ साथ सारे जो कथन है, चाहे वाद पत्र में हो चाहे प्रतिवादी पत्र में हो, शपथ पर होते हैं। उसके अलावा आप आर्डर 7 रूल 14 में जाएं तो उसमें कहा गया है कि वाद पत्र के साथ में
जो है पूरे दस्तावेजों की सूची होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने मुकदमे के सपोर्ट में लगाना चाहते हैं, वो सारे दस्तावेजों की सूची और उसकी प्रतिलिपियां आपको ऑर्डर 7 रूल 14 के अंतर्गत वाद पत्र के साथ अटैच करनी चाहिए, वाद पत्र के साथ नत्थी करना चाहिए, उसी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। और उसी के बारे में एक और भी जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर 13 है, वो इसके साथ में एक और व्यवस्था करता है कि यदि वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय उसके मूल दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं या प्रतिलिपियां नहीं लगाई गई है या किसी प्रकार से कोई दस्तावेज नहीं लगाया गया है या कोई दस्तावेज उसके साथ में संलग्न नहीं किया गया है, तो हर हालत में उसको वाद पद के स्थिरीकरण के पहले, बिफोर दी सेटल ऑफ दी इश्यूज, है ना, वाद पद के स्थिरीकरण करने से पहले या करते समय अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से उन दस्तावेजों को की सूची जो है वो लगा लेनी चाहिए। अन्यथा बाद में बिना कोर्ट की अनुमति के आप उसमें कोई भी दस्तावेज और भी रिकॉर्ड में नहीं ले सकेंगे, उसको नत्थी नहीं कर सकेंगे। तो ये इतनी जो बातें हैं, इन बातों पर हमने आज तक चर्चा की। ये सारी बातें एक सिविल सूट को दायर करने की प्रारंभिक बातें हैं, है ना, जो एक नए एडवोकेट को, विधि के विद्यार्थियों को या सिविल मामलों में रुचि रखने वालों को इन बातों को जानना चाहिए। लेकिन इससे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों को इस प्रकार के लेक्चर के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा पाना संभव नहीं है। जब आप मामले अपने हाथ में लेते हैं, जब कोर्ट में जाकर के आप काम करते हैं, जब आप चैम्बर में जाकर के काम करते हैं, तब बहुत सारी बारीक बातों का ज्ञान आपको होता है। इसलिए मेरी सलाह है कि ये जो चर्चा हमने पिछले 4-5 वीडियो में की, ये आपको एक दिशा देने में जरूर समर्थ होगी, लेकिन उसका गहन अध्ययन और गहन ज्ञान और उस पर जो कहते हैं ना, एक प्रकार का जो स्किल है, वो स्किल को डेवलप करने के लिए आपको निरंतर चैम्बर में काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस जो 4-5 जो वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, इससे आपको जरूर प्रारंभिक तौर पर जरूर लाभ होगा। आपने मेरी बातों को जरूर ध्यान से सुना होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब कुछ आपके साथ में दोबारा जब मुलाकात होगी, तब हम निश्चित रूप से कुछ इसी प्रकार के कुछ रोचक और बहुत महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।